दोस्तों हिस्ट्री का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि महामंदी या फिर आर्थिक मंदी दोनों एक ही बात है। क्वेश्चन में आपको चाहे महामंदी पूछे या फिर आर्थिक मंदी पूछे, क्वेश्चन का आंसर आप सेम इसी तरह से लिखेंगे जैसे हम आपको बता रहे हैं। क्वेश्चन ये आपका कि महामंदी के प्रमुख कारणों एवं इसके सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक प्रभावों का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन सेम हो सकता है ना पूछा जाए, पूछा जा सकता है कि महामंदी के कारणों और प्रभावों की विवेचना कीजिए, या फिर महामंदी के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक प्रभावों की विवेचना कीजिए, या फिर इसके कारण पूछ देंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन में किसी भी तरह से पूछे सेम आंसर आप यही लिखेंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारा क्वेश्चन को साथ में मिला दिया गया कि महामंदी के कारण एक हो गया, महामंदी के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक प्रभाव दो हो गया, फिर सिर्फ महामंदी का प्रभाव पूछे तब भी आप आंसर सेम यही लिखेंगे। ठीक है, अगर आप ये महामंदी को समझ लेते हैं, ये महामंदी का क्वेश्चन को आप समझ लेते हैं, तो आप न्यू डील को भी समझ पाएंगे, क्योंकि न्यू डील समझौता था या फिर जो न्यू डील था वो इसी से संबंधित था, इसी के बाद न्यू डील बनाया गया है। समझते हैं इस क्वेश्चन के आंसर को। इससे पहले दोस्तों अगर आप लोग चैनल पर नए तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और पूरा वीडियो देखिए। पूरा वीडियो देखिए, अगर समझ में नहीं आता है तब आप कमेंट में बताइए कि समझ में नहीं आया। ठीक है, लेकिन 100% गारंटी है इस बात का कि आपको समझ में आएगा। ठीक है, समझ में आएगा। समझते हैं इस क्वेश्चन के आंसर को। कहा जा रहा है कि 1929 की महामंदी आधुनिक विश्व इतिहास की सबसे गंभीर और व्यापक आर्थिक मंदी थी। 1929 में जो मंदी आया था अमेरिका में, और अमेरिका के बाद ये पूरा यूरोप में और पूरे एशिया में फैल गया था। ठीक है, कहा जा रहा है कि 1929 की महामंदी आधुनिक विश्व इतिहास की सबसे गंभीर और व्यापक आर्थिक मंदी थी। इसकी शुरुआत अमेरिका के शेयर बाजार से हुई। इसका जो शुरुआत है आर्थिक मंदी का वो अमेरिका के शेयर बाजार से हुआ था, लेकिन बहुत कम समय में यह यूरोप, एशिया और अन्य देशों तक फैल गई, और बहुत ही कम समय में ये यूरोप में फैल गया, उसके बाद एशिया में और बहुत सारे देशों में ये फैलता गया। इस संकट ने उद्योग, कृषि, व्यापार, बैंकिंग व्यवस्था और आम जनता के जीवन को बुरी तरह प्रभावित किया। इसके परिणाम केवल आर्थिक नहीं थे, बल्कि इसके गहरे सामाजिक और राजनीतिक प्रभाव भी पड़े। ठीक है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक प्रभाव इसको पड़े थे, जिसने विश्व राजनीति की दिशा बदल दी, जिसने विश्व की राजनीति का दिशा बदल दिया। ये एक छोटा सा हम लोग का भूमिका हो गया, बस एक छोटा सा भूमिका हो गया। यहां से हम लोग देखेंगे आर्थिक मंदी या फिर महामंदी का क्या कारण रहा था। ये जो आर्थिक मंदी आया था वो क्यों आया था, ठीक है, क्या क्या कारण थे इसके। महामंदी या फिर आर्थिक मंदी के प्रमुख कारण, पहला जिसका कारण था वो था अत्यधिक उत्पादन। जो उद्योग थे उसके द्वारा बहुत ज्यादा उत्पादन कर दिया गया, तो पहला कारण यही रहा था। 1920 के दशक में उद्योगों और कृषि क्षेत्र में बहुत अधिक उत्पादन किया गया। 1920 के दशक में जो उद्योग थे और जो कृषि क्षेत्र थे क्या कहते, बहुत ज्यादा उत्पादन कर दिया, लेकिन लोगों की आमदनी इतनी नहीं थी कि वे सभी वस्तुएं खरीद सके। लेकिन लोगों के पास इतने पैसे नहीं थे, इतनी आमदनी नहीं थी कि वे सारी वस्तुओं को खरीद सके। परिणाम स्वरूप बाजार में वस्तुएं बिक नहीं सकी, गोदाम भर गए और उद्योगों को उत्पादन रोकना पड़ा, और जो उद्योग थे उसको उत्पादन रोकना पड़ा। क्योंकि मान लीजिए कोई भी उद्योग है या फिर कोई भी कृषि क्षेत्र है, वहां पर अनाज उगाया जा रहा है। ठीक है, और जो उद्योग क्षेत्र वहां पर वस्तुएं बनाए जा रहे हैं, लेकिन खरीदने वाले के पास पैसा नहीं। हम और मेरे पास और आपके पास पैसे नहीं, तो खरीदेंगे कैसे, हम लोग नहीं खरीद सकते। जिसके कारण जो बनाया हुआ वस्तु है, जो बनाया हुआ गुड्स है, उसको क्या करेंगे लोग, गोदाम में रखेंगे। जो मालिक वो गोदाम में रखेगा, और जब बिकेगा ही नहीं तो फिर नया वस्तु नहीं बनेगा, जिसके कारण वही बात कहा जा रही है, परिणाम स्वरूप बाजार में वस्तुएं बिक नहीं सकी, गोदाम भर गए और उद्योगों को उत्पादन रोकना पड़ा, जिससे बेरोजगारी और आर्थिक संकट बढ़ता गया। जिससे बेरोजगारी बढ़ा और आर्थिक संकट भी बढ़ता गया। बेरोजगारी मतलब जितने भी लोग वहां पर काम कर रहे थे उनको भी तो निकालना पड़ेगा, क्योंकि अगर काम ही नहीं होगा तो फिर आपको उद्योग में रखेगा ही क्यों। तो पहला जो कारण था वो था अत्यधिक उत्पादन। ठीक है, आर्थिक मंदी का जो पहला कारण है वह अत्यधिक उत्पादन। दूसरा जिसका कारण है वह है असमान धन वितरण। असमान धन वितरण, ठीक है, मतलब सभी के पास धन नहीं था। जो बड़े लोग थे उन्हीं के पास धन इकट्ठा हो गया था, जबकि जो आम लोग है उसके पास पैसा था ही नहीं। कहा जा रहा है कि महामंदी से पहले समाज में धन का वितरण अत्यंत असमान था। महामंदी से पहले समाज में जो धन का वितरण वो अत्यंत असमान था। अधिकांश धन पूंजीपतियों और उद्योगपतियों के पास केंद्रित था। ज्यादा से ज्यादा पैसा किसके पास था, जो पूंजीपति लोग हैं, जो उद्योगपति लोग हैं, उन्हीं के पास केंद्रित था, मतलब उन्हीं के पास जमा था। सामान्य जनता के पास खर्च करने की शक्ति नहीं थी। जो आम लोग हैं, जो जन सामान्य लोग हैं, उनके पास खर्च करने के लिए भी पैसे नहीं थे, जिसके मांग घटती गई और आर्थिक चक्र टूट गया। जिससे मांग घटती गई, जब लोग खरीदेंगे नहीं तो उद्योग में बनाएगा क्यों, और जब बनाया गया तो उसको खरीदा ही नहीं, इसके कारण जो आर्थिक चक्र है वो धीरे धीरे टूटता गया। ठीक है, तीसरा जो इसका कारण था आर्थिक मंदी का वो है शेयर बाजार में सट्टेबाजी। शेयर बाजार में सट्टेबाजी हो गई। अमेरिका में लोग उधार लेकर खरीदने लगे, शेयर खरीदने लगे। ठीक है, जो अमेरिका में लोग हैं वो उधार ले लेकर के शेयर खरीदने लगे। शेयरों के दाम वास्तविक उत्पादन से कहीं अधिक बढ़ गए। शेयरों का जो दाम है, जो शेयर मार्केट होता है, वहां पर जो वस्तुओं के दाम लगाए जाते हैं, कंपनियों का जो रेट लगाया जाता है, वहां पर उत्पादन से कहीं अधिक बढ़ गया, क्योंकि लोग कर्जा ले लेकर के खरीद रहे थे, तो शेयर का दाम और आगे बढ़ता जा रहा था। 1929 में जब शेयरों की कीमतें अचानक गिर गई, 1929 में जब लोग सामान खरीदना छोड़ दिए, जब उनके पास पैसे ही नहीं थे, तो जब सामान खरीदना छोड़ दिए लोग, तो उसके बाद शेयर का जो कीमत हो धीरे धीरे गिरता गया, अचानक से गिर गया। तो लाखों लोगों की पूंजी नष्ट हो गई और आर्थिक संकट की शुरुआत हो गई। तो लाखों लोगों की जो पूंजी वो नष्ट हो गई, क्योंकि कर्जा ले लेकर के लोग शेयर मार्केट में पैसा लगाए थे,
जिसके कारण शेयर बाजार गिरा और आर्थिक संकट की शुरुआत यहां से हो गई। चौथा जो कारण था आर्थिक मंदी का या फिर महामंदी का, वो था बैंकों की असफलता। बैंक भी इसमें असफल हो गए, दिवालिया घोषित हो गए थे। शेयर बाजार के गिरने से बैंक भी संकट में आ गए। शेयर बाजार के गिरने से बैंक भी संकट में आ गया, कई बैंक दिवालिया हो गए और लोगों की जमा पूंजी डूब गई, क्योंकि लोगों के द्वारा जो कर्जा लिया गया था वो बैंकों से लिया गया था। और बैंक का पैसा कैसे देंगे, जब लोगों का पैसा ही डूब गया तो फिर पैसा कहां से देंगे। वही कहा जा रहा है कि शेयर बाजार के गिरने से बैंक भी संकट में आ गए, कई बैंक दिवालिया हो गए और लोगों की जमा पूंजी डूब गई। इससे निवेश और ऋण प्रणाली पूरी तरह ठप हो गई और व्यापारिक गतिविधियां रुक गई। तो चौथा जो कारण था महामंदी का, वो था बैंकों की असफलता। ठीक है। पांचवा जो कारण था महामंदी का, वो था अंतरराष्ट्रीय ऋण और युद्ध क्षतिपूर्ति। अंतरराष्ट्रीय ऋण और युद्ध क्षतिपूर्ति, जो जर्मनी के ऊपर ऋण का जो क्षतिपूर्ति लगाया गया था, जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था उसके बाद जर्मनी के ऊपर क्षतिपूर्ति लगाया गया था लगभग 33 अरब डॉलर का। ठीक है, 33 अरब डॉलर का क्षतिपूर्ति जर्मनी के ऊपर लगाया गया था। वही बात कहा जा रहा है अंतरराष्ट्रीय ऋण और युद्ध क्षतिपूर्ति। प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी पर भारी क्षतिपूर्ति थोपी गई, भारी क्षतिपूर्ति थोपी गई। हालांकि युद्ध तो कई सारे देशों के बीच हुआ था, लेकिन कंप्लीट जो क्षतिपूर्ति वो सिर्फ जर्मनी के ऊपर थोप दिया गया। यूरोपीय देश अमेरिका से ऋण लेकर अर्थव्यवस्था चला रहे थे। जो यूरोपीय देश हैं वो अमेरिका से कर्जा लेकर के अपना देश चला रहे थे, अर्थव्यवस्था चला रहे थे। जब अमेरिका ने ऋण देना बंद कर दिया, तो यूरोप की अर्थव्यवस्था भी चरमरा गई और मंदी वैश्विक बन गई। इसीलिए कहा जाता है कि ये पहले अमेरिका में हुआ, फिर ये यूरोप में गया और फिर पूरे विश्व में फैल गया। फिर एशिया के साथ साथ पूरे विश्व में ये फैल गया। क्यों? क्योंकि जो यूरोप के देश हैं वहां पर जो झगड़ा हुआ था, जो विश्व युद्ध हुआ था, उसके कारण वो लोग उलझे हुए थे और पूरा जो क्षतिपूर्ति का दाम है वो जर्मनी के ऊपर लगा दिया गया था और जर्मनी ये नहीं दे सका। जो यूरोप के और देश है वो अमेरिका से ऋण लेकर के, अमेरिका से कर्जा लेकर के अपना देश चला रहे थे, लेकिन जब अमेरिका के पास पैसा नहीं बचा तो फिर यूरोप को कहां से देगा। वही कहा जा रहा है कि जब अमेरिका ने ऋण देना बंद किया तो यूरोप की अर्थव्यवस्था भी चरमरा गई और वैश्विक मंदी ये बन गया था। छठा जो इसका कारण था आर्थिक मंदी का, वो है कृषि संकट। कृषि उत्पादन अधिक था लेकिन कीमतें बहुत गिर गई। कृषि का उत्पादन इतना कर दिया गया था, जो खाने वाले लोग नहीं, जो खरीद नहीं पा रहे लोग, इसी कारण इसका जो कीमत है वो धीरे धीरे गिरता चला गया। किसानों को अपनी फसल का उचित मूल्य नहीं मिला। जो किसान थे जितना उन्होंने लगाया था उतना भी उसको लौट के नहीं आया। कई किसान कर्ज में डूब गए, भूमि छोड़नी पड़ी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हुआ। और जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था वो बुरी तरह से प्रभावित हुआ। तो कृषि संकट भी एक इसका कारण रहा। सातवां जो कारण था आर्थिक मंदी का, वो है सरकारी हस्तक्षेप की कमी। प्रारंभिक वर्षों में सरकार ने मुफ्त अर्थव्यवस्था पर भरोसा बनाए रखा और हस्तक्षेप नहीं किया। जो प्रारंभिक वर्ष थे, जब यहाँ पर देख रहा था कि शेयर मार्केट गिर रहा है या फिर जो वस्तुएं बन रही है पर खरीदने वाले लोग नहीं, तो इन सब चीजों पर सरकार के कोई ध्यान नहीं गया। ठीक है, वही बात कहा जा रहा है कि प्रारंभिक वर्षों में सरकार ने मुक्त अर्थव्यवस्था पर भरोसा बनाए रखा। जो मुक्त अर्थव्यवस्था है, जैसा चल रहा है, कंपनी सही से चल रहा है, चलने दो, भरोसा बनाए रखा और हस्तक्षेप नहीं किया इसमें। इस नीति के कारण संकट और गहराता चला गया। और यही जो नीति है सरकार का हस्तक्षेप ना करना, इसके कारण धीरे धीरे ये जो संकट है वो गहराता चला गया और स्थिति नियंत्रण से बाहर हो गई। और स्थिति जो है अचानक से नियंत्रण से बाहर हो गई। अब सरकार भी इसको नहीं बचा पा रहा है। और जब इस चीज को देखेंगे आप लोग की जो आर्थिक मंदी आया था, उसी के बाद 1933 में आप देखेंगे न्यू डील का योजना लाया गया था। उस चीज को हम लोग अगले क्वेश्चन में पढ़ेंगे भी। ठीक है, ये हमारा 7 कारण हो गया। आगे हम लोग देखेंगे महामंदी के सामाजिक प्रभाव को। जिस तरह से आपके क्वेश्चन में पूछा गया कि सामाजिक प्रभाव, आर्थिक प्रभाव और राजनीतिक प्रभाव को बताइए, हम कई सारे क्वेश्चन को इसमें ऐड किए हैं ताकि एक ही क्वेश्चन से आपका कंप्लीट सिलेबस हो जाए इस क्वेश्चन वाला। ठीक है, नहीं तो आपका जितना बड़ा सिलेबस है वहां पर कम से कम 45 या फिर 50 क्वेश्चन बनता था। महामंदी के सामाजिक प्रभाव को हम लोग समझते हैं। इसका जो पहला प्रभाव पड़ा समाज पर, वो है व्यापक बेरोजगारी। बेरोजगारी का जो दर है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ गया। उद्योग और व्यापक बंद होने से करोड़ों लोग बेरोजगार हो गए। उद्योग बंद हो गया, व्यापार बंद हो गया, इससे क्या तो करोड़ों लोग बेरोजगार हो गए। बेरोजगारी ने समाज में गरीबी, भूख और असुरक्षा की भावना को जन्म दिया। और जब बेरोजगारी आएगा तो समाज में गरीबी फैलेगा, भूख फैलेगा, असुरक्षा का भावना फैलेगा। ठीक है, तो इस कहा जा रहा है कि बेरोजगारी ने समाज में गरीबी, भूख और असुरक्षा की भावना को जन्म दिया। समाज पर जो दूसरा असर पड़ा वो था जीवन स्तर में गिरावट। जीवन स्तर में गिरावट हो गया। लोग पहले अच्छा पहनते थे, अच्छा खाते थे, अच्छा घूमते थे। अब जब पैसा है नहीं तो लोग कहां से क्या करेंगे, तो जीवन स्तर में गिरावट आया। लोगों को भोजन, कपड़े और आवास जैसी मूलभूत आवश्यकताओं के लिए भी संघर्ष करना पड़ा। झुग्गियां बढ़ी और शहरों में बेघर लोगों की संख्या में वृद्धि हुई। झुग्गियां बढ़ गई क्योंकि लोगों के पास घर भी नहीं बच रहा है, घर बनाने के लिए पैसे नहीं बच रहे, तो शहरों में बेघर लोगों का और जो झुग्गी उसकी संख्या बढ़ती गई। तीसरा जो इसका प्रभाव देखने को मिला है सामाजिक असंतोष और अपराध। सामाजिक असंतोष देखने को मिला और अपराध भी बढ़े। कहा जा रहा है कि आर्थिक तनाव के कारण समाज में निराशा और असंतोष फैल गया। आर्थिक तनाव के कारण समाज में निराशा और असंतोष फैल गया। चोरी, अपराध और
आत्महत्याओं की घटना बढ़ी तथा पारिवारिक ढांचा कमजोर हुआ। तो ये सब क्या है, सामाजिक प्रभाव पड़े आर्थिक मंदी के। चौथा जिसका प्रभाव था समाज में, वो था प्रवास और विस्थापन। लोग प्रवास करने लगे, विस्थापन करने लगे। रोजगार की तलाश में लोग गांवों और शहरों से पलायन करने लगे। इससे सामाजिक अस्थिरता और मानवीय संकट उत्पन्न हुआ। इससे क्या है, तो सामाजिक अस्थिरता आया और मानवीय संकट भी उत्पन्न हो गया। तो इस तरह से समाज में कुछ प्रभाव पड़े। तो आगे हम लोग देखते हैं इसका आर्थिक प्रभाव क्या था, महामंदी का आर्थिक क्या प्रभाव पड़ा था। पहला जो आर्थिक प्रभाव पड़ा इसमें, वह उद्योग और व्यापार का पतन। जो उद्योग और व्यापार था उसका पतन हो गया, क्योंकि वस्तुएं बना दिए गए थे, फैक्ट्रियां चल रही थी, लेकिन खरीदने वाले लोग नहीं थे। इसके कारण वो जो वस्तु बनाया गया था वो गोदाम में सड़ गया, गोदाम में रह गया और वस्तुएं नहीं बनाई गई दोबारा। उद्योग और व्यापार बिल्कुल पतन हो गया। कारखाने बंद हो गए और उत्पादन अत्यंत कम हो गया। कारखाना बंद हो गया और जो उत्पादन है वो बहुत ही कम हो गया। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भारी गिरावट आई और वैश्विक अर्थव्यवस्था ढह गई। ठीक है, ठहर गई। जो वैश्विक अर्थव्यवस्था वो धीरे धीरे ठहर गया, मतलब रुक गया, अब चल नहीं रहा। दूसरा जो पॉइंट लिखा है, जो दूसरा प्रभाव है कृषि क्षेत्र की बदहाली। कृषि क्षेत्र की बदहाली, कृषि उत्पादों के दाम गिरने से किसानों की आय लगभग समाप्त हो गई। कृषि उत्पादों का दाम गिर गया। जैसे अगर देखिए हम बताते हैं आपको, जब डिमांड बढ़ता है तो रेट बढ़ता है, जब डिमांड कम होता है तो रेट घटता है। ठीक है, जब उत्पादन का, जब खरीदने वाला ही लोग नहीं रहा तो फिर रेट क्यों बढ़ेगा? जब खरीदने वाला लोग ही नहीं तो रेट क्यों बढ़ाएगा? जैसे अगर गेहूं अभी मिल रहा है 40 रुपये, ठीक है, खरीदने वाला लोग ज्यादा बढ़ेगा तो इसको 80 रुपया कर दिया जाएगा, क्योंकि खरीदने वाले लोग हैं और सप्लाई कम है। लेकिन यही बात अगर जब खरीदने वाले लोग ही नहीं रहेंगे और जो 40 रुपया मिल रहा है तो इसको और 30 रुपया कर देगा, इसको लोग 20 रुपया कर देगा। क्यों? क्योंकि खरीदने वाला लोग ही नहीं तो सस्ता में इसको निकालना चाहेगा लोग। और यही बात लिखा है कि कृषि उत्पादों के दाम गिरने से किसानों की आय लगभग समाप्त हो गई। कृषि क्षेत्र लंबे समय तक मंदी की चपेट में रहा, और कृषि जो क्षेत्र है वो लंबे समय तक मंदी के चपेट में ही रहा। तीसरा जो प्रभाव पड़ा आर्थिक क्षेत्र पर, वो है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में गिरावट। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में गिरावट देखी गई। देशों ने आयात निर्यात पर रोक लगाई। ये जो देश है, कई सारे देशों ने आयात और निर्यात पर रोक लगाई। संरक्षणवादी नीतियां अपनाई, संरक्षणवादी नीतियों को अपनाया गया। इससे वैश्विक सहयोग कमजोर हुआ और आर्थिक संकट और बढ़ गया। आर्थिक संकट और बढ़ गया। जैसे कई सारे देश ऐसे होते हैं जहां पर खाद्यान्न भी मतलब आयातित करते हैं, मतलब खरीदते हैं वो लोग। ठीक है, इंपोर्ट करते हैं जो खाने वाला सामान होता है वो। लेकिन जब यहाँ पर इस तरह से हालात हो गया तो लोग अपने देश से दूसरे देश को बेच भी नहीं रहे हैं, ना ही दूसरे देश से लोग खरीद रहे हैं। ठीक है, वही कहा जा रहा है कि देशों ने आयात निर्यात पर रोक लगाई, दोनों चीजों पर रोक लगा दी। संरक्षणवादी नीतियां अपनाई गई। इससे वैश्विक सहयोग कमजोर हुआ और आर्थिक संकट और बढ़ गया। चौथा जिसका प्रभाव देखने को मिला था वो था राज्य हस्तक्षेप का बढ़ना। राज्य के हस्तक्षेप का बढ़ना। महामंदी ने यह सिद्ध कर दिया कि सरकार को अर्थव्यवस्था में हस्तक्षेप करना आवश्यक है। महामंदी ने यह सिद्ध कर दिया कि सरकार को अर्थव्यवस्था में हस्तक्षेप करना आवश्यक है। अमेरिका की न्यू डील नीति ने सरकारी नियंत्रण और कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को मजबूत किया। उसके बाद ही न्यू डील लाया गया था। जब यह आर्थिक मंदी खत्म हुआ, जब देखा गया कि पूरा चरमर हो गया है देश का स्थिति, तब जाकर के न्यू डील लाया गया था 1933 में। 1933 में आप देखेंगे कि न्यू डील का योजना लाया गया था। आगे हम लोग देख लेते हैं महामंदी का राजनीतिक प्रभाव क्या पड़ा था। पहला जो राजनीतिक प्रभाव पड़ा वो था लोकतंत्र में विश्वास की कमी। लोकतंत्र में विश्वास की कमी हुई, लोगों को लोकतंत्र पर विश्वास नहीं रहा। आर्थिक संकट से लोकतांत्रिक सरकारों की कमजोरी उजागर हुई। आर्थिक संकट से पता चला कि लोकतंत्र में जो सरकार है वो कितना कमजोर है। लोगों का विश्वास लोकतंत्र से डगमगाने लगा, लोगों का विश्वास उठने लगा कि कैसा सरकार है, ये सब नहीं देख पा रहा। दूसरा पॉइंट जो दूसरा प्रभाव पड़ा हुआ था तानाशाही और अधिनायकवाद का उदय। तानाशाही और अधिनायकवाद का उदय हुआ। ये जो अधिनायकवाद है, हम लोग जब रसिया को पढ़ेंगे तब इस चीज को हम लोग वहां पर डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, जर्मनी में नाजीवाद, इटली में फांसीवाद और जापान में सैन्यवाद को जनता का समर्थन मिला। जर्मनी में नाजीवाद जो हिटलर है उसका एक सोच था, एक विचारधारा है, जिसके कारण ये जो नाजीवाद है इसी कारण जो विश्व युद्ध दूसरा है, जो दूसरा विश्व युद्ध है इसी के कारण हुआ था। ये जो नाजीवाद है इसी के कारण दूसरा विश्व युद्ध हुआ था, क्योंकि जर्मनी पर जबरदस्ती जो है पूरा क्षतिपूर्ति थोप दिया गया था, जिसके कारण गुस्सा बढ़ता गया। नाजीवाद जो विचारधारा वो बढ़ता गया और जाकर के ये दूसरा विश्व युद्ध का रूप लिया था। इटली में हम लोग फांसीवाद को समझेंगे, फांसीवाद क्या होता है जब दूसरे क्वेश्चन में पढ़ेंगे। और जापान का जो सैन्यवाद है इसको भी हम लोग दूसरे क्वेश्चन में पढ़ेंगे जब हम लोग जापान वाला क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, कहा जा रहा है कि जापान में नाजीवाद, इटली में फांसीवाद और जापान में सैन्यवाद को जनता का समर्थन मिला। लोगों ने मजबूत नेतृत्व को संकट से बाहर निकालने का रास्ता माना। लोगों ने मजबूत नेतृत्व को संकट से बाहर निकालने का रास्ता माना। तीसरा जो पॉइंट इसमें लिखा है, तीसरा प्रभाव पड़ा राजनीतिक, वो है अंतरराष्ट्रीय तनाव और युद्ध की पृष्ठभूमि। अंतरराष्ट्रीय तनाव बढ़ा और युद्ध की पृष्ठभूमि तैयार हुई। आर्थिक प्रतिस्पर्धा और विस्तारवाद ने देशों के बीच तनाव बढ़ाया। जो आर्थिक प्रतिस्पर्धा है और जो विस्तारवाद है उसने देशों के बीच में तनाव बढ़ाया। यही परिस्थितियां आगे चलकर द्वितीय विश्व युद्ध का कारण बनी, और यही जो परिस्थिति आगे चलकर दूसरा विश्व युद्ध का कारण बना था। चौथा जिसका प्रभाव देखने को मिलता है कल्याणकारी राज्य की अवधारणा।
कल्याणकारी राज्य की अवधारणा मतलब विचार। महामंदी के बाद सरकारों ने सामाजिक सुरक्षा, बीमा और रोजगार योजनाएं शुरू की। राज्य को जनता के कल्याण की जिम्मेदारी सौंपने की सोच विकसित हुई। राज्य को जनता के कल्याण के लिए सोचने का जो जिम्मा है, सौंपने का जो सोच है वो विकसित हुआ था। आगे हम लोग एक छोटा सा निष्कर्ष को देख लेंगे। क्वेश्चन का आंसर आपको बहुत ही अच्छे समझ में आ गया, बिल्कुल आसान भाषा में लिखा हुआ था, जरूर से जरूर आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो पर लाइक करना ना भूले। आप अभी तक अगर आप लोगों ने लाइक नहीं किया तो लाइक करें, नहीं तो आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर ले। चलिए समझते हैं निष्कर्ष को। कहा जा रहा है कि महामंदी केवल एक आर्थिक संकट नहीं थी, बल्कि यह सामाजिक पीड़ा और राजनीतिक परिवर्तन की जननी भी थी। इससे यह स्पष्ट कर दिया गया कि बिना सरकारी नियंत्रण और सामाजिक सुरक्षा के पूंजीवादी अर्थव्यवस्था स्थिर नहीं रह सकती। जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, जैसे कि आप इंडिगो वाला केस अभी हाल हाल में देख रहे हैं, ठीक है, तो इसी तरह का केस बनता जाएगा। महामंदी के अनुभवों ने आधुनिक विश्व को कल्याणकारी राज्य, नियोजित अर्थव्यवस्था और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। एक छोटा सा निष्कर्ष आप लोग जरूर लिखेंगे एग्जाम में। चैनल पर दोस्तों नए तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर ले। अगर वीडियो पसंद आया तभी वीडियो पर लाइक करें, नहीं पसंद आता तो वीडियो पर लाइक ना करें, ठीक है। वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों में इसको शेयर करना है। अगर पसंद आया तो ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर भी करना है। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।